आज का दिन का इतिहास भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा हुआ है। आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन भारत माँ की कोख से 2 वीर पुरुष जन्मे, जो महान व्यक्तित्व जन्मे, जिनमें एक है अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले महात्मा गांधी, दूसरी ईमानदारी, सौम्यता, सादा जीवन, उच्च विचार की प्रतिमा लाल बहादुर शास्त्री। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक स्वतंत्रता से पहले का उसका योगदान रहा है इंडिया में और एक स्वतंत्रता के बाद में। अगर दोनों में घनिष्ठता से संबंध देखा जाए तो एक दूसरे को हम गुरु और शिष्य की तरह मान सकते हैं। हम बात करना चाहेंगे पहले महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी का जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बड़े सामान्य से परिवार में जन्म हुआ था इनका, मध्यवर्गीय परिवार में। उसके बाद इन्होंने पास के ही कस्बे से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद जैसा कि आजकल ट्रेंड है यूपीएससी क्रैक करने का, ब्रिटिश टाइम में एक ट्रेंड हुआ करता था बैरिस्टर बनने का। इनको शौक लगा कि बैरिस्टर बनते हैं। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। लंदन से बैरिस्टर बन के भारत लौटे। उसके बाद इन्होंने कई वर्षों तक भारत में वकालत की और वकालत करने के बाद इनको एक केस की वजह से दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में इनकी राजनीतिक और आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई और वहाँ पर जो बेसिकली जो स्किन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, उनसे बड़ा आघात लगा इनको और वहीं पर इन्होंने पहला सत्याग्रह किया अपना जीवन का और वहीं से शुरुआत होती है गांधीवाद की। उसके बाद ये इंडिया आई और इंडिया में उस समय ब्रिटिश रूल था ही। इन्होंने भारतीयों की परिस्थितियों को समझा और लगभग कई वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किया और देश के हर कोने से हर आम व्यक्ति की भावनाओं को समझा और देश उस वक्त जिस समस्याओं से गुजर रहा था उनको अच्छी भली भांति समझ करके फिर उन्होंने कई आंदोलन किया, जैसे खेड़ा, अहमदाबाद या फिर चंपारण में किसानों के साथ आंदोलन किया और अपने साथ एक मजबूत जन समूह खड़ा किया। उसके बाद धीरे धीरे इन्हीं गतिविधियों में लगातार बने रहे। उसके बाद फिर भारत में रॉलेक्ट एक्ट आता है तो इन्होंने उसका भी खूब विरोध किया और उसके बाद इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन अपने जब एकदम चरमोत्कर्ष में पहुंच चुका था तो उस समय उत्तर प्रदेश के चौराचारी नामक स्थान पर एक कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। उसके वजह से इनको उस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन के कारण और उस कांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया था। उस वक्त मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय भारत के उस समय महान नेता हुआ करता था। उस समय वो सारे जेल में थे, नेता सुभाष चंद्र जैसे नेता। इन्होंने खूब विरोध किया कि इस आंदोलन को वापस नहीं लेना था, लेकिन गांधी जी को लगा कि वापस आंदोलन ले लेना चाहिए और इन्होंने अंत में 5 फरवरी के बाद 10-11 फरवरी को वापस ले लिया। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों में एक अहिंसात्मक तरीके से इन्वॉल्व रहे। फिर 1930 में इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उसमें भी खूब लोगों की भावनाएं जुड़ी, खूब लोगों ने इसका सहयोग किया। पूरा जो एक गरीब लोगों का एक जनसमूह था, मजदूर किसानों का, उनका खूब सपोर्ट मिलता रहा महात्मा गांधी को। उसके बाद फिर बात आती है गोलमेज सम्मेलनों में, उनमें इनका कुछ अच्छा खासा रुख नहीं रहा। पूना पैक्ट जो इन्होंने अम्बेडकर जी के साथ किया था, उसमें बेसिकली था क्या कि जो वो कम्युनिकल अवार्ड था, सांप्रदायिक पंचायत, वो दलित वर्ग के लिए ब्रिटिश सरकार ने अलग से निर्वाचन पद्धति का अधिकार दे दिया था। उन्होंने उन्हें कैंसिल करवाया, इरविन पैक्ट किया। फिर धीरे धीरे 1940 के आते आते 1942 में 8 अगस्त 1942 में इसने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और उस आंदोलन से ब्रिटिश रूल को इतना आघात लगा कि हर आम व्यक्ति की, हर क्रांतिकारी की भी भावनाएं उस आंदोलन के साथ जुड़ गया था। और अंत में जब 1947 में अंग्रेज़ों को देश छोड़ना पड़ा तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अच्छा योगदान रहा है, अहिंसात्मक तरीके से। महात्मा गांधी देश के वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में हम देखें, महात्मा गांधी के नैतिकता को देखें, नैतिक पक्ष को देखें और
एक अहिंसात्मक तरीके से, वो सामान्य यज्ञ हो या फिर सत्याग्रह हो, उपवास, इनका अगर हम देखें अपने वर्तमान जीवन में तो इनके सिद्धांतों की बहुत अच्छी एक प्रासंगिकता है। महात्मा गांधी एकमात्र इंडियन जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है और उनमें किसी ने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया है और उसके विचारों को एक दर्शन के रूप में पढ़ा जाता है या समझा जाता है, तो वो है गांधीवाद। वो गांधी के विचार है। गांधी जी के विचारों को पर जो प्रभाव रहा है वो रूसो का, प्लेटो का, जॉन रस्किन का, हेनरी थोरो का, कार्ल मार्क्स का, इन सब का विचार। मैं गांधी जी के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन जो एक राजनीतिक विचार है, जो एक राज्य सरकार के या फिर एक राज्य के विरोधी हैं, उन कुछ मामलों में मैं गांधी जी के विचारों से असहमत हूँ। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। आजकल देखते हैं कि भारत का जो कागजी मुद्रा है उन पे उन्हीं की तस्वीर है। तो महात्मा गांधी का अगर हम देखें तो अपना वर्तमान जीवन में क्या प्रासंगिकता है गांधीवाद की, तो जैसे कि कहते हैं कि एक बड़ा फेमस शेर है, शायद सलीका ही नहीं उन्हें महसूस करने का, जो ये कहते हैं कि खुदा है तो फिर नज़र नहीं आता। खुदा होने का मतलब यही नहीं है कि वो ईश्वर है या फिर वो पूरी धरती को बनाने वाला एक ईश्वर है। मैं मानता हूँ कि गुरु और ईश्वर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो कहा है ना कि गुरु गोविंद खड़े दोनों, ऐसे कुछ करके एक दोहा है। तो गांधी जी एक मसीहा रहे हैं इंडिया के। कई लोग कहते हैं कि सूत काटने से आज़ादी नहीं आई है, तो मैं उन लोगों से बताना चाहूँगा कि आपने अक्सर पढ़ा होगा माओवाद, जो एक चीन का एक आइडियोलॉजी है, उसी से प्रभावित एक आइडियोलॉजी इंडिया में है नक्सलिज्म। अगर आज के लगभग 50 साल बाद हम ये कहें कि गरीबी को, दोनों बेसिकली क्या है कि समाजवाद के समर्थक हैं। ये क्या है कि जो आइडियोलॉजी है ये कैपिटलिज्म के विरुद्ध है। कैपिटलिज्म का मतलब समझे कि जो एक इकोनॉमिक हाइप है हमारी सोसाइटी में, इसको ख़त्म करने का। और जो नक्सलवाद अक्सर साउथ इंडिया के जो कुछ स्टेट्स है, जैसे उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र इत्यादि, इन कुछ लगभग 10 से 12 राज्यों में ये प्रवेश कर चुकी है। इस प्रकार से अगर बात की जाए कि अब से लगभग 50 साल बाद के हम जैसे मतलब सभ्य लोग के हैं वो ठीक है या फिर नक्सलिज्म ठीक है। नक्सलिज्म क्या है कि अमीरों को लूटते हैं, ये वो सत्ता के विरोधी हैं, नेता विरोधी हैं, और गरीबों में बांटते हैं, अपना पेट भरते हैं। आप इसको मोटे से तरफ इतना अंतर समझते हैं कि वो गरीबों हटाने के लिए बंदूक उठा रहे हैं लेकिन कलम नहीं उठा रहे हैं। इसी प्रकार को आप समझ सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम में, जैसे कि किसी ने तलवार तो उठाई लोगों को मारने के लिए, काटने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। क्या एक आदमी के विचार एक दूसरे से मिल सकते हैं? किसी क्रांतिकारी ने विचार आया कि तलवार से इसको भगाएं, काटें, मारें, ये सब चीज़ें क्रांति करें, उग्रवाद करें, आतंकवादी बने, तो उनसे बहुत ज़्यादा व्यक्ति जुड़ नहीं सकते, और जुड़ नहीं सकते तो उनका भी जीवन एक स्थायी नहीं रह सकता, विचार स्थायी नहीं रह सकता, संगठन स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि उनको पुलिस, जो ब्रिटिश रूल था उस समय, तो उनको ख़त्म कर देते थे। तो महात्मा गांधी ने इन चीज़ों को बड़ो अच्छे से समझा, और समझने के बाद फिर एक जो किसान और मज़दूरों को जो एक समूह खड़ा किया, उस समूह की इतनी भूमिका रही कि वो इंडिया को एक अहिंसात्मक तरीके से कहाँ ले गया, और एक भारत को एक स्वतंत्रता मिली उनके निर्देशन में। अगर हम बात करें कि गांधी की वर्तमान जीवन में, वर्तमान समय में उनके सिद्धांतों की और गांधीज़म की क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है, तो अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के वो मूल निर्देशक तत्व हों, नीति निर्देशक तत्व हों, या फिर मूल कर्तव्य हो, इन सब में गांधीवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे वह चाहे विधि के समक्ष कानून वाला हो, अनुच्छेद 14 हो, 15 हो, धर्म के समक्ष में हो, या फिर पर्यावरण, वन्य जीव, इन सब चीज़ों में गांधीवाद का प्रभाव देखने को पड़ता है। गांधी जी के कई बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं, जैसे एक थ्योरी है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का सीधा सा मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कितनी भी संपत्ति है और उसके वो आवश्यकता से अधिक है, तो उसको बेफिजूली खर्च नहीं करना चाहिए। जितने उसकी आवश्यकता में है, उसको भौतिक उपभोग में वो ले रहा है, वो ले सकता है, लेना चाहिए। उसके बाद जो उसके पास संपत्ति बन रही है, उसको एक ट्रस्ट के रूप में रखना चाहिए, और ट्रस्ट के रूप में रखने के बाद जो समाज में एक पिछड़ा वर्ग है,
बोले कि हम जो एक समाज में एक तरह से पिछड़ा वर्ग है या गरीब लोग हैं, उनके लिए, उनके उत्थान के लिए उसको लगाना चाहिए। ये गांधी जी का बहुत अच्छा ट्रस्टीशिप सिद्धांत है। चाहे वो सत्याग्रह हो, हिजरत हो, इन सब चीज़ों में गांधी का आज भी प्रभाव में देखने को मिलता है गांधीवाद के लोगों में। और सबसे बड़ी तो बात गांधी की बात यह है कि गांधी अहिंसा के पुजारी रहे हैं। अहिंसा, गीता में कहा गया है, हिंसायाम दुयते यासा हिंदू। भारतीय बेसिकली प्रॉपर हिंदुओं का स्थान है, तभी इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और इसका जो मुख्यतः धर्म है, यहाँ की जो सनातन संस्कृति रही है, वो हिंदू है। ये बात थोड़ी अलग है कि सिंधु से हिंदू बना है, लेकिन एक सनातन धर्म के तौर पे हम देखें तो वो हिंदू है। और गीता में कहा गया है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हिंसायाम दुयते यासा हिंदू। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करता, वो असली हिंदू है। कहते नहीं कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहता रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, वो जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो गांधी का एक सकारात्मक अहिंसात्मक जो राष्ट्रवाद है, उसकी बहुत ज़्यादा रिवलेंस है कुछ मुद्दों में छोड़कर, जैसे कि कुछ उनके पॉलिटिकल थॉट्स है, उनको छोड़ करके गांधी आज की युग में एक प्रासंगिक तौर पर उनको पढ़ा जा सकता है। लोग पीएचडी करते हैं, जैसे जीएनयू जैसे वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें गांधीज़्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं छात्र, इस प्रकार से। अब हम दूसरे की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री सादा जीवन, उच्च विचार, ईमानदारी, सौम्यता और एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री के रूप में उनको जाना जाता है। कुछ लोगों का आपसी मतभेद हो सकता है, या फिर कोई पॉलिटी के नाम से कुछ लोगों की सोशलॉजी बन सकती है कि वो ऐसे थे या फिर ऐसे थे, वो किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि जितना ईमानदार व्यक्तित्व अगर हम कहीं देखते हैं उभरता है, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जैसे नहीं है। लाल बहादुर, मैं तो भारत सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे अभी यूनिटी ऑफ वननेस बन रही है, यूनिटी ऑफ नॉलेज बन रही है, यूनिटी ऑफ लिबर्टी बनी है, अगर भारत सरकार ऐसी अगली कोई यूनिटी बनानी चाहिए तो वो बनानी चाहिए यूनिटी ऑफ ऑनेस्टी, जो लाल बहादुर शास्त्री के नाम हो, जिन्होंने देश के खातिर इतना बड़ा योगदान किया, अपनी मृत्यु तक चले गई। आपको मैं इनके बारे में बताता हूँ कि गांधी जी, इनका 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री जब मात्र 1.5 साल के थे, तब इनके पिता का साया इनके सिर से उठ चुका था। बहुत अभाव में इनका जीवन गुजरा। शुरू से ही बहुत ईमानदार और गहन चिंतनशील व्यक्तित्व के धनी थे। शुरू में बताते हैं कि इनका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका जीवन बड़ा अभाव में गुजरा। तो इनके घर में लाइट नहीं थी, तो सड़क का एक फुटपाथ था, उसके नीचे बैठकर पढ़ते थे। पढ़ने में इतनी रुचि थी इनकी। धीरे धीरे बड़े हुए, जब लगभग 15-16 साल के हुए, तो गांधी जी ने उस वक्त 1920 में आह्वान किया कि देश का हर युवा असहयोग आंदोलन से जुड़े, देश को परतंत्रता से दूर करें, देश में स्वतंत्रता लाएं, फ्रीडम करें देश को। तब इनका गांधी से मेल मिलाप हुआ और ये उनके आंदोलन में जुड़े। बाद में धीरे धीरे पढ़ाई भी करते हैं और बनारस विद्यापीठ से इन्होंने शास्त्री की उपाधि धारण की। उसके बाद पढ़ते रहे, ऐसे ही देश का जो क्रांतिकारी है, यह भी अहिंसात्मक रूप से थे, लेकिन इनका ज़्यादा रोल नहीं रहा है इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम में। अगर इनका देखा जाए कि इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ ज़्यादा रोल आता है, तो बस वो इतिहास में इतने को पढ़ना का मिलता है कि जब ये गांधी जी से जुड़े थे, हालांकि गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। धीरे धीरे बात करते हैं, जब स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री नेहरू बने, उसकी जब मृत्यु हो गई थी 1962-64 में, तो उसके बाद 62-64 में हुई थी, सॉरी, तो गुलजारीलाल नंदा बने थे कुछ दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो उनके बाद चुनाव हुआ, तो उनमें लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने, उसके कुछ ही दिन बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1965 वाला, जिसमें भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को एक करारी शिकस्त भी दी थी, बहुत तगड़ी टक्कर की हार दी थी। उसके बाद जब 1965 में समझौता हुआ, यूएनओ में ले गया था पाकिस्तान उस केस को, तो समझौता तय करना हुआ उज़्बेकिस्तान देश की राजधानी ताशकंद में समझौता हुआ। उस दिन 10 जनवरी 1965 को उनका समझौता हुआ, 10 जनवरी 1966 को। तो वहाँ प्रधानमंत्री गए हुए थे अपने इंडिया के, पाकिस्तान के आए हुए थे। तो बड़े रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को।
उसके बाद देश में एकदम मातम छा गया। ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु किसी आधिकारिक यात्रा के दौरान विदेश में हुई हो, और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी थे सबसे पहले वाले जिनको मृत्यु के बाद भारत रत्न से नवाजा गया था। अगर मैं किसी व्यक्ति की ईमानदारी से इतना प्रभावित हूँ, सादा जीवन उच्च विचार, इनके ऐसे सैकड़ों किस्से हैं जब इन्होंने इन चीज़ों को प्रदर्शित किया, लोगों के सामने प्रस्तुत किया अपने विचारों से, अपनी कार्य प्रणाली से। मैं आपको बताऊंगा आगे। ये लगभग 1.5-2 साल प्रधानमंत्री रहे। इनको कई कैबिनेट मंत्री में उससे पहले भी रहे थे, तो इन्होंने कई बार मंत्री पदों को संभाला। एक बार ये रेल मंत्री थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इनकी ईमानदारी और इनकी सजगता, सरलता, सादा जीवन उच्च विचार के बारे में। एक बार ये रेल मंत्री थे भारत के, और इनको किसी सभा का उद्घाटन करना था। ये वहाँ पर एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। तो समय के बहुत पंक्चुअल थे हमारे शास्त्री जी। एक बार इनका जाना हुआ तो वहाँ जहाँ से मतलब इनको गुजरना था, वहाँ समय से पहले पहुँच गई। तो वहाँ एक पुलिसमैन की ड्यूटी लगी हुई थी कि यहाँ पर सबसे पहले जो आएंगे वो प्रधानमंत्री साहब आएंगे, शास्त्री जी, और इसके बाद सारी जनता आएगी। तो पुलिसमैन लगा हुआ था। ये एकदम सादा सरल, एकदम सरल स्वभाव, एकदम ऐसे टाइप में रहते थे। तो प्रधानमंत्री वहाँ जाके खड़े हो गए, तो पुलिस वाले ने उन्हें रोका कि अंदर क्यों जा रहे हो, पहले प्रधानमंत्री आएंगे शास्त्री जी, जब जाना है बाकी जनता को। प्रधानमंत्री सोचता रहा हमारे शास्त्री जी, बाद में वहाँ खड़े रहे। बाद में जो और अधिकारी आए, उनके उच्च अधिकारी आए, तो उन्होंने बताया कि इनको क्यों रोक रखे, तो प्रधानमंत्री जी हैं। तो पुलिस वाला बहुत घबरा गया, बड़ा चिंतित हुआ, अपने आप में बहुत आत्मग्लानि करने लगे कि मैंने किसको रोक लिया। उसको अपना जॉब का भी डर हो गया, नौकरी का, कि आपको मैं तो सस्पेंड कर देंगे। जब बाकी जनसैलाब आए तो वो शास्त्री जी गए मंच पर। मंच पे जाने के बाद उन्होंने अपना उद्बोधन का शुरुआत किया, इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने इस बात को सबके समक्ष रखा कि मैं नमन करता हूँ शहीद को, सॉरी उस जवान को जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठता से मुझे रोका, वरना लोग प्रधानमंत्री के नाम से आगे पीछे हो जाते हैं, पलके बिछा देते हैं। तब जाकर के उस पुलिस वाले को सुकून आया। वो बोला कि चिंतित ना हो, मैंने आपकी सत्यनिष्ठता देखी है। इनके जीवन के और कई किस्से हैं। मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा। जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनके जैसे कि आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री को बांग्ला मिलता है। इनको बांग्ले में गाड़ी मिली थी। वो गाड़ी उस समय बहुत अच्छी खासी हुआ करती थी। इनके 2 लड़के थे। लड़कों ने जिद की कि हम गाड़ी चलाएंगे। शास्त्री जी उस दिन है नहीं थे बांग्ले पे, किसी संसद वगैरह किसी काम से गए थे बाहर। तो उनके बच्चों ने गाड़ियाँ चला ली। गाड़ी चलाने के बाद शास्त्री जी आए, बच्चों को डांटा कि गाड़ी क्यों चलाई है तुमने। तो ऐसा कुछ हुआ कि इनकी पत्नी थी ललिता शास्त्री जी, उन्होंने बताया कि बच्चे हैं, चला लिया, क्या हुआ। बड़े चिंतित हुए, बड़ा बच्चों से डांटा कि ये एक देश की संपत्ति है और मेरे एक पद के लिए मुझे मिली हुई है, तो आप इसका क्यों दुरुपयोग कर रहे हो, अपने निजी व्यक्तित्व के काम में क्यों ले रहे हो इसको। इस प्रकार से अपनी पत्नी को डायरी दी, जैसे कि गाड़ी में रखते हैं ना कि किलोमीटर्स वगैरह लिखते हैं, सारा इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन रखते हैं, इस प्रकार से। और बोले कि ये गाड़ी लो, ये डायरी लो, और सचिव साहब आए उनको एंट्री करा लेना और ये पैसे दे देना। बोलना कि ये हमने निजी कार्य के लिए यूज़ की है। इतनी उच्च दृष्टि, इतने सत्यनिष्ठता और इतने ईमानदारी के प्रतीक थे हमारे शास्त्री जी। जब ये प्रधानमंत्री रहे थे तो एक बार इनको परिवहन मंत्री बनाया गया था। जो आजकल आप देखते होंगे कि रोडवेज बस में या सरकारी में आजकल महिला कंडक्टर है, ये इन्हीं की देन है। सबसे पहले देश में जो महिला कंडक्टर की जो भर्तियां निकाली थी, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने निकाली थी। एक बार जब ये प्रधानमंत्री थे तो किसी उपद्रव हो गया था किसी कहीं प्रदेश में, तो वहाँ पर गए। वहाँ पे इन्होंने बड़ा अजीब सा देखा कि जनता पुलिस पर लाठी बरसा रही है। इनको बड़ा चिंतित हुए कि यार ये देश की जनता है, भारत माता गाँवों में बसती है, गाँवों के गरीब मजदूर किसान लोगों पे पुलिस लाठी बरसा रही है। तो इनके दिमाग में एक आइडिया किया कि लाठी चार्ज ना करके एक पानी की बौछार की जाए। पानी से लोग डर के या फिर थोड़ा भीग के ठंड की वजह से हट सकते हैं, लेकिन उनको इतनी क्षति नहीं पहुंचेगी शारीरिक रूप से जितना कि लाठी चार्ज से पहुंच सकती है। लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी बड़ी चिंतित हुई, बड़ी विरह वेदना में डूबी रही, पूरा देश शोक में रहा। और अंत में इनके रहस्यमयी मृत्यु के ऊपर इनकी पत्नी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ललिता के आंसू।
ये पुस्तक 1971 में प्रकाशित हुई। आपको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। अब मैं यही आपकी वाणी को अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेसिकली इस एपिसोड का मकसद ये था कि मैं जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, आज वहाँ थोड़ा टाइम का अभाव कम था, तो इसलिए वहाँ पर मैं नहीं बोल पाया। तो मेरा ख्याल आया मन में कि क्यों ना अपन एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने विचारों को शेयर कर सके किसी सोशल साइट्स के माध्यम से। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही था। अगर मैंने कहीं गलती की है तो एक छोटा भाई समझ के या एक प्रशिक्षु समझ के मुझे माफ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।